Today I continue by the fifth lecture of class 10th electricity and the topic is starting with electric power. Electric power इसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगा. The rate of doing electric work और या दूसरी डेफिनेशन दे सकता हूं मैं इसकी, the rate of consumed इलेक्ट्रिक एनर्जी. आपने याद होगा पावर 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन वहां पर पढ़ा था द रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि वहां पर हम केवल वर्क करते हैं, मैकेनिकल वर्क को केवल मैकेनिकल कर रहे हैं तो केवल वर्क बोल सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक लिखना पड़ेगा, लेकिन वर्क जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक कर रहे हैं. इसी तरीके से वहां पर 9th क्लास में हमने जो पढ़ा है वो एनर्जी की फॉर्म में पढ़ा, द रेट ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी, यानी कि केवल हम कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी को, लेकिन कैसी एनर्जी यहां पर हमें बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो 9th वाली डेफिनेशन में और यहाँ वाले डेफिनेशन में केवल ये डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक वर्ड है केवल यहाँ पर. तो डेफिनेशन थोड़ी सी बदल रही है 9th क्लास से, बस केवल एक इलेक्ट्रिक वर्ड हमें यहाँ पर ऐड करना है, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क और द रेट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यस, नाउ वी कंटिन्यू द फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू द वर्क डन अपॉन टाइम. अब लेकिन हम तो पढ़ते हैं कि वर्क तो एनर्जी भी होता है, तो इसलिए इसका एक फॉर्मूला और भी आ सकता है, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. लेकिन हम ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q. अगर मैं यहां से वर्क डन का फॉर्मूला निकालूं सो दैट फॉर्मूला विल बी VQ. इसे यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट कर दें सो फॉर्मूला विल बी W की जगह VQ और अपॉन T, और ये वाली टर्म जरा ध्यान से देखिए, दैट्स विल बी I, क्योंकि हमें Q बाई T I का फॉर्मूला पड़ा हुआ है. सो द फॉर्मूला विल बी I, Q by T is equal to I. So the formula पावर का फॉर्मूला क्या आ गया है, V into I. लेकिन हमने तो सिर्फ ये पोटेंशियल करंट के टर्म में निकाला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का तो कोई रोल नहीं है, जबकि इतना बड़ा चैप्टर में हम दुनिया भर का रेजिस्टेंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा. इसका मतलब आइए अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ. बाय ओम्स लॉ V is equal to IR. V की जगह IR रखते हैं, देन पावर इज इक्वल टू V की जगह IR रखा, IR इंटू I इज इक्वल टू I स्क्वायर R. आल्सो दोबारा फिर लगाता हूं मैं, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R भी होता है. देन तब मैं कह सकता हूं पावर का एक फॉर्मूला और भी है, V और I की वैल्यू मैंने रखी है V अपॉन R, सो वैल्यू विल बी V स्क्वायर अपॉन R. तो इसका मतलब तो पावर के बहुत सारे फॉर्मूले, एक ये रहा यहाँ पर, और एक ये रहा, और दो फॉर्मूले यहाँ पर, टोटल 5 फॉर्मूले हमने यहाँ पर ले पावर के हमें लर्न करने. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इसकी एसआई यूनिट पर. इट्स एसआई यूनिट इज वाट. वाट कैसे आई बताना चाहूंगा. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. ये 1 जूल है, ये 1 सेकेंड है, और जूल सेकेंड को हमारे यहाँ पर वाट भी बोलते हैं. ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे कि जहां जूल सेकंड दिखाई देगा वहां पर आप वाट भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद अदर यूनिट्स ऑफ पावर कौन कौन सी है. एक है 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 वाट, 1000 वाट आपने सुना होगा, सिंपल. दूसरा होता है मेगावाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट. एक और सुना होगा हॉर्स पावर, मोटरसाइकिल वगैरह कार वगैरह में हॉर्स पावर वर्ड, ये होता है 746 वाट. ये पूछा हुआ है एग्जाम में कई बार. ठीक है, तो इसे याद करेंगे, हॉर्स पावर मोटरसाइकिल वगैरह इनमें सब में बहुत यूज होता है. ठीक है, यस, 1 वाट के बारे में बात करना चाहिए. 1 वाट कब होगा, देखिए हम जानते हैं सिंस पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. अब ये 1 वाट कब होगा, अगर ये 1 जूल और 1 सेकेंड के लिए वर्क करें. तो मैं डेफिनेशन यहीं से बना देता हूं, यही डेफिनेशन बनाते हैं हम. हेंस द पावर कंज्यूम्ड विल बी 1 watt when 1 joule work is done per second. That's it. Student,
Now we continue. The next topic is the relation for the power with V, I and R. देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है P is equal to V, I और साथ में पढ़ा हुआ V square upon R. इस रिलेशन को मैं यूज करना चाहूंगा. अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ P is equal to V into I. So P is directly proportional to I. Also मैं कह सकता हूँ कि P is directly proportional to V. कब? At constant V और ये कब होगा? At constant I. इस केस में वेरिएंट हूं. आल्सो मैं कह सकता हूं एंड दूसरे रिलेशन में यूज कर रहा हूं P is equal to V square upon R. तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon R. कब? जब आपका कांस्टेंट V है. तो इस तरीके से हमारे पास एक रिलेशन आते हैं कि P I के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. ये एग्जाम में बोर्ड में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अगर हम किसी सर्किट में पोटेंशियल कांस्टेंट रखते हैं और करंट को डबल कर देते हैं तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पावर डबल हो जाएगी. इसी तरीके से पोटेंशियल के लिए पूछा हुआ है. इसी तरीके से रेजिस्टेंस को गाय के अगर हम आधा कर देते हैं तो पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? पावर डबल हो जाती है. ठीक है. तो इस तरीके से आप इसके आंसर्स दे सकते हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. इसके बारे में बताना चाहूंगा जरा. इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में. इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड by an appliance is the product of power and time. कहां से आया फॉर्मूले? देखिए हमने पढ़ा हुआ है पावर इज इक्वल टू E बाई टी. अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो E इज इक्वल टू आता है P इंटू टी, जहां पर E जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. इसे मैं इसकी यूनिट निकाल सकता हूं. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर मैं निकालूं तो E इज इक्वल टू P इंटू टी. यहां पर ये वाट है और ये टाइम सेकंड में है. सो वाट सेकंड. अब वाट सेकंड क्या होता है यहां पर? इसे वाट सेकंड इज द यूनिट ऑफ जूल. सो ये 1 जूल हो जाएगा. अदर यूनिट्स अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना चाहते हैं. अदर यूनिट्स क्या आएंगी? देखिए E इज इक्वल टू P इंटू टी. अगर मैं इसके हायर यूनिट्स ले लूं 1 किलोवाट और इसके टाइम ले लूं 1 आवर तो यहां पर एक यूनिट निकल कर आएगी 1 किलोवाट आवर. तो इसकी हायर यूनिट्स है 1 किलोवाट आवर. इसी को हम कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं. किलोवाट आवर लिखेंगे. सो किलोवाट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब एक डेफिनेशन पूछी है हमारे से वाट आवर और किलोवाट आवर की. आइए जरा 1 वाट आवर की डेफिनेशन लेना चाहेंगे. जरा 1 वाट आवर की डेफिनेशन क्या है? देखिए E इज इक्वल टू P इंटू टी. अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो ये वाट और ये आवर होगा. अगर ये 1 वाट है और ये 1 आवर. When an appliance use 1 watt power for 1 hour, then electrical energy will be 1 watt hour. सेम डेफिनेशन बना सकते हैं हम किलोवाट आवर की. 1 किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर की भी जैसे मैंने अभी बताया यहां पर ये बनाने का दोबारा से. When an appliance used 1 kilowatt power for 1 hour, then electrical energy will be 1 kilowatt hour. Yes, student. Now we continue. The next topic is the relation between
किलोवाट आवर एंड जूल। या इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा है, द रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी कि कॉमर्शियल यूनिट कौन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? किलोवाट आवर। ऐसा यूनिट कौन है? जूल। इन दोनों का रिलेशन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिलेशन निकले कॉमर्शियल और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो चाहे तो ये क्वेश्चन पूछ ले, चाहे ये पूछ ले, आंसर सेम है। आइए जरा निकालना चाहेंगे इसे। देखिए हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू P इंटू T से निकाला है। ठीक है, ये 1 किलोवाट कब हुआ? जब ये 1 किलोवाट पावर होगी और 1 आवर के लिए आप टाइमिंग यूज कर रहे हैं। 1 किलोवाट में 10 टू द पावर 3 वाट होते हैं, 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, 6 is 36, 1 0 2 0 और 3 यहां पर है, तो 10 टू द पावर 3 और 2 5 वाट सेकेंड। अब हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू द वर्क डन अपॉन टाइम। ये 1 वाट है, ये 1 जूल है, ये 1 सेकेंड है। अब ये अगर इधर ले जाऊं मैं इसे, तो ये आएगी 1 जूल की वैल्यू 1 वाट सेकेंड। यानी वाट सेकेंड की जगह जूल लिखा जा सकता है। अब मैं इसकी जगह लिख देता हूं 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट पॉइंट के बाद डेसिमल आता है, सो 3.6 और एक जीरो यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो 10 टू द पावर 5 और 1 6, यानी कि 1 किलोवाट आवर में इतनी वैल्यू हमारी आ गई। इसी से रिलेटेड अब हमारा हम कॉमर्शियल यूनिट यूज करते हैं। कॉमर्शियल घरेलू यूनिट यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जो घर में यूज करते हैं हम एनर्जी के फॉर्म में घर में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। कॉमर्शियल माने घरेलू, तो इसलिए घरेलू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। जो घरेलू है उसमें हम ये जानते हैं, या आप बात याद रखेंगे कि घर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसमें 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जब आप यूज करते हैं तो इसका मतलब आपने 1 यूनिट यूज की है, जो आपके मीटर में दिखाई देती है आपको। बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो डिसाइड करता है कि 1 किलोवाट सप्लाई 1 यूनिट के इक्वल होती है, जिसकी अकॉर्डिंग उन्होंने अपने मीटर बनाए हुए हैं और हमसे उसका पे करते हैं, यानी हमसे लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जो 400 वॉट पर ऑपरेट हो रहा है 8 आवर्स पर डे, यानी कि एक रेफ्रिजरेटर को हम 8 आवर्स पर डे यानी एक दिन में 8 घंटे यूज कर रहे हैं। 400 वॉट उसकी पावर दी हुई है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी? वो पूछ रहा है कितनी एनर्जी ऑपरेट कर रहा है वो 30 डेज के लिए। अगर 300 पर किलोवाट, ₹3 पर किलोवाट, 3 ₹3 पर किलोवाट अगर आप पे कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, आइए फिर आप सॉल्व करना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है, पहले मैं निकालना चाहूंगा फॉर 1 डे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 8 आवर पर डे। फॉर 1 डे इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू P इंटू T हमने पढ़ा हुआ है। पावर कितना है यहाँ पर? पावर है 400 वॉट। टाइमिंग हम कितना ले रहे हैं यहाँ पर? 8 आवर। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर किलो वाट में है, तो इसलिए हमें वाट की जगह किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। सो 400 अपॉन 1000 वाट से किलो वाट में बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 8 आवर। सॉल्व करेंगे, 8 4 जा 32 बाई 10 किलोवाट आवर, यानी 3.2 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी आपने 1 डे में यूज की। फॉर 30 डेज E की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? E इज इक्वल टू P इंटू T, यानी कि 30 डेज के लिए 30 इंटू 3.2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 3 जा 9 और 6 96 किलोवाट आवर। अब कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर ₹3। कॉस्ट ऑफ कितने किलोवाट आपने यूज करे? 96। मल्टीप्लाई कर देंगे 96 इंटू 3, 6 3 18, 9 3 27, 6 3 18 और 9 3 27 और 128। कितने रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 30 डेज? Yes, student. Now continue the next topic is heating effect of electric current. देखिए बताना चाहूंगा heating effect of electric current है क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक घर में कोई भी चीज यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब को बहुत टाइम तक यूज करता हूँ
तो एक टाइम पर आने के बाद वो बहुत ज्यादा हीट अप होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी बल्ब जैसे काफी टाइम तक यूज होने के बाद अगर आप उसे हाथ लगा के देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा गर्म लगेगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दैट विल बी क्रिएट अ हाई टेम्परेचर, एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट कर रहा है। अभी टेम्परेचर क्यों करता है, देखिए बताना चाहूंगा। कोई भी बॉडी है या कोई भी वायर है, कोई भी अप्लायंस है, उसकी डेफिनेटली बात है अगर उसमें रेजिस्टेंस कंटिन्यू करंट जा रही है। देखिए रेजिस्टेंस क्या है, अपोज कर रहा है, रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। रास्ते को जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, किसके रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, दैट विल बी करंट। करंट जो है निकल रहा है, रेजिस्टेंस को अपोज कर रहा है। अब जब वो अपोज करेगा तो डेफिनेटली बात है फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस निकल रहा है, करंट निकल रहा है तो रेजिस्टेंस उसे अपोज कर रहा है। यानी कि एक तरीके से मान के चलिए कि करंट तो एक अप्लाइड फोर्स है जो चल रही है और रेजिस्टेंस उसे अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक एनर्जी जनरेट होगी, जिस एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, एक हीटिंग इफेक्ट बोला है। बताना चाहूंगा जरा, आइए। When electrical current passes through the high resistance, जब किसी करंट को पास करते हैं हाई रेजिस्टेंस वायर से, हाई रेजिस्टेंस वायर हो सकते हैं जैसे निक्रोम वायर हो गया, टंगस्टन हो गया, ये इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यूज करते हैं हम, टंगस्टन और निक्रोम वायर, ठीक है। किसी एलॉयज के अंदर भी हो सकता है ये, ठीक है, लाइक निक्रोम और एलॉयज। देन आई रिपीट द डेफिनेशन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द हाई रेजिस्टेंस, जब हम करंट को पास करते हैं हाई रेजिस्टिव वायर से जैसे कि निक्रोम और एलॉयज, तब हम उस वायर को देखते हैं कि वो हॉट हो जाता है, बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है एंड जनरेट्स हीट एनर्जी, और वो जनरेट करता है हीट एनर्जी। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डेली लाइफ में हमारी बहुत सारी है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे अप्लायंस जो है दैट विल बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिन्हें आप चलाएंगे तो कंटिन्यू हीटिंग इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है। जिन चीजों का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा उनमें हीटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 18 रिलेटेड टू सम ब्लू लाइन क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के अंदर। बात करना चाहूंगा जरा इनके बारे में, 5 पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि हीटिंग इफेक्ट के टाइम पर हमने क्या क्या चीजों का ध्यान रखा है, क्या क्या चीजें हमारे पॉइंट टू रिमेंबर है, यानी कि हमें क्या चीज याद रखनी है कि ये इस चीजों में होनी चाहिए, मतलब ये इन चीजों के अंदर से कलेक्ट करके हमने ये चीजें इकट्ठी की है। तो आइए जरा सबसे पहले बात करना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग, वी यूज मोस्टली एलॉयज ड्यू टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट। हम मोस्टली इन अप्लायंस में एलॉयज यूज करते हैं क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर हुआ तो वो मेल्ट नहीं करेगी इसलिए आराम से। वी यूज मोस्टली हाई रेजिस्टिव मटेरियल्स, मैंने बताया था कि इनका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए तभी ये काम कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज वी यूज द मटेरियल्स एलॉयज और मेटल्स दोज डू नॉट ऑक्सीडाइज मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, यानी कि हमने उन मटेरियल्स को, चाहे वो एलॉयज है चाहे वो मेटल्स है, उनको यूज किया है दोज डू नॉट ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं या मेल्ट नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर। ये इन चीजों के बारे में हमने ऑब्जर्व किया है जो हमने अपनी डेली लाइफ में यूज किया। एंड द नेक्स्ट 2 पार्ट इज एनसीईआरटी के पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें ये 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं कि डिजायरेबल और अनडिजायरेबल हीटिंग इफेक्ट अप्लायंस कौन से होते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा, डिजायरेबल हीटिंग इफेक्ट अप्लायंस वो होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करते हैं, और अनडिजायरेबल वो होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट को जनरेट करते तो लेकिन इतना माइनर करते हैं कि हम उन्हें कंसिडर ही नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कुछ एग्जांपल, हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस। कौन कौन सी डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सारे अप्लायंस हैं जो मोस्टली डिजायरेबल है, यानी कि ये हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। एंड द अनडिजायरेबल हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल, यानी बहुत कम लोग कंसिडर करते हैं किन डिवाइसेस में, कंप्यूटर में होती है लेकिन हम कंसिडर नहीं करते, थोड़ा बहुत करते हैं, टीवी में, टेलीविजन में, रेफ्रिजरेटर में, इन सब चीजों में हम ये अनडिजायरेबल। ये पैराग्राफ दिया हुआ बहुत अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वाला, इसे आप रीड भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। Yes, student. Now continue my the next topic is next and the last topic of that chapter. ये last है हमारे चैप्टर का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बताना चाहूंगा, इट स्टेट्स दैट the heat produced in a
resistor is directly proportional to किसके फर्स्ट स्क्वायर ऑफ करंट आई, दैट इज, यहां पर बताना चाहूंगा हीट प्रोड्यूस जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एंड द सेकेंड वन इज रेजिस्टेंस आर, मैं कहना चाहूंगा दैट इज एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड द थर्ड वन टाइम टेकन टू फ्लो द करंट, that means T. So H is directly proportional to T. Consider these three equations. Combining 1, 2 and 3, we get the result will be H directly proportional to I square RT. I square RT. So the result will be H is equal to, proportional रिमूव करते हैं, कोई कांस्टेंट लाएंगे, so the constant will be K. प्रैक्टिकली जब आप इसे कंसीडर करेंगे, प्रैक्टिकली K की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं, so H is equal to 1 into I square RT. So the result will be H is equal to I square RT. That result is called Joule's law of heating. Other relations, other forms are, और फॉर्म में निकालना चाहेंगे बाय ओम्स लॉ, I is equal to V upon R, so the value will be H is equal to V square upon R square into RT. R will be cancel out, so the value will be V square upon R into T. All again by Ohm's law, we get the result. अभी हमने यहां पर वैल्यू रखी है I की, एंड द सेकेंड वैल्यू इज R इज इक्वल टू V अपॉन I. देन H इज इक्वल टू R की वैल्यू रखेंगे I स्क्वायर इंटू R की वैल्यू V अपॉन I इंटू T, सो द वैल्यू विल बी VIT. देखिए इधर रिलेशन एच की, यहाँ पर काफी सारे आपको दिखाई दे देंगे, एक रिलेशन ये, एक रिलेशन ये और एक रिलेशन आपके. सो देयर आर, यस स्टूडेंट, नाउ कंटिन्यू द सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जिसमें हमने 3 फॉर्मूले यूज किए थे, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी और वी आई टी. उनमें से कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स मैंने लिए, कुछ न्यूमेरिकल्स, जिनमें से एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है आपका पेज नंबर 27 पर 12.11, एक ब्लैंक क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 218. ये एक सैंपल पेपर का क्वेश्चन है मैंने जो लिया है. नाउ कंटिन्यू बाय द लेक्चर्स. यस, गिवन देखेंगे क्या क्या गिवन है. 100 जूल ऑफ द हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड, यानी कि यहाँ पर एच दिया हुआ है 100 जूल, टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड एंड द रेजिस्टेंस इज 4. एंड फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. प्लीज में फाइंड आउट करने के लिए क्या है. अब हमारे पास फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जरा, H की 100, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, V हमें पता नहीं तो V स्क्वायर और अपॉन R 4 और इंटू टाइम 1 सेकेंड. द सॉल्यूशन V स्क्वायर, सॉरी T यहां पर बनो, और V स्क्वायर 4 कर जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट्स विल बी 400. V इज इक्वल टू अंडर रूट 400, सो दैट्स विल बी 20 इंटू 20, और ये कितना आ जाएगा 20 वोल्ट्स. दैट विल बी द आंसर. Now continue on the second numerical. Compute the heat generated by transferring 9600 कूलम ऑफ चार्ज. हीट जनरेटिंग बताइए कितनी होगी अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं इतने कूलम ऑफ चार्ज को 1 आवर में थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट. अगर पोटेंशियल आपने अप्लाई करा हुआ वर्टिकल ऐसे ऐसे कितना 50 वोल्ट का, सो देयर इज गिवन एच फाइंड आउट करना है हमें. Q 96,000 कूलम एंड टाइम इज 1 आवर. इसे आप चेंज करना चाहे
तो 16 to 60 सेकंड में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द पोटेंशियल V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। नाउ कंटिन्यू द टॉपिक। S इज इक्वल टू, देखिए मेरे पास में यहाँ पर V है, Q है, कहीं भी I नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं VIT भी लगाऊं, T है, V है, VIT भी लगाऊं तो यहाँ पर T नहीं है मेरे पास। क्यों? करंट नहीं है, I नहीं है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर VIT तो मैं लगा सकता हूं। अब I का फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है Q बाई T, तो ये अप्लाई कर सकता हूं। सो वैल्यू विल बी VQ, और ये मुझे दोनों गिवन है। V यहाँ पर 50 है और Q आपको गिवन है 96,000। मल्टीप्लाई करेंगे 96 फोर 480 और 1 2 3 4 40, दैट्स विल बी 4.88 into 10 to the power 6। एक मेथड और भी लगा सकते हैं आप इसमें अगर आप चाहें। एक मेथड और भी लगा सकते हैं, कौन सा? अगर I इज इक्वल टू मैं बात करूं Q बाई T हमने शुरू में पढ़ा हुआ है। Q मुझे यहाँ पर गिवन है 96,000 एंड द टाइम इज 16 to 60 सेकंड। ये रहा हमने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 zeros कैंसिल आउट और 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। 3 to 6, 3 to 9, 3 to 6 and 0, 2 से 160, 2 से 2 to 6, 2 to 60, that value will be 80/3 ampere. Now I apply H is equal to VIT. V is given 50, I is given 80/3 and the time is 16 to 60 seconds. That shall be cancel out। 3 to 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 और यहाँ 40,000 और 6 to जा 1200, 12 4 जा 48, 1 2 3 4 5 इतने जूल। दैट्स विल बी 4.88 to 10 to the power 6। तो आप कोई से मदद से कर सकते हैं, चाहे इससे कर सकते हैं, चाहे इससे, दोनों आधा से। आइए थर्ड न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं। कह रहा है इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स रेजिस्टेंस, अगर करंट फ्लो कर रहे हैं किसी फिक्स रेजिस्टेंस में, इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स है एंड हाफ। इसलिए कहा है अगर करंट जो है किसी रेजिस्टेंस से फ्लो हो रही है जिसका रेजिस्टेंस हमने फिक्स किया हुआ है, अगर वो वैल्यू करंट की हाफ हो जाती है, देन फाइंड द चेंज इन हीट प्रोड्यूस। तब हीटिंग में H में चेंज बताइए कितना होगा। देखिए R डैश नया वाला वो फिक्स रहेगा और करंट जो है I दैट्स विल बी हाफ, I इज इक्वल टू I बाई H डैश मुझे फाइंड आउट करना है नया आता है। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। H डैश फाइंड आउट करना है तो I डैश स्क्वायर R डैश इनटू T। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पर जरा। सो दैट्स वैल्यू विल बी I बाई 2 स्क्वायर इनटू R डैश R और इनटू T की वैल्यू यहां पर T है। सॉल्व कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नहीं मानते। सो दैट्स वैल्यू विल बी 1/4 I स्क्वायर RT। जरा ध्यान से इस वैल्यू को देखिए, दैट्स विल बी H। सो द वैल्यू विल बी 1/4H। तो H डैश कितना होगा? 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, यानी कि सो हीट प्रोड्यूस्ड बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। दैट्स इट। तो ये चैप्टर आपका यहां कंप्लीट होता है। मोस्टली आपके सारे न्यूमेरिकल, सारे टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थे वो मैंने आपके सारे डिस्कस कराए हैं, और जिस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा इसी तरीके से आपसे आशा करता हूं कि नए चैप्टर्स में भी आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।